हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। टॉप 100 एमसीक्यू वाली जो सीरीज चल रही है उसी का ये अगला पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया है वो ये है, इन recent years multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. Explain. Recent years में देखें तो ये ऐसा क्यों है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ था। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या खास बातें हम लिख सकते हैं, वो यहाँ समझ लेते हैं। पहली बात मैंने यहाँ पर ली है, डैमिंग अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो लीडिंग टू पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। तो बच्चों होता क्या है, जब हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाती है या डैम बनाती है, तो जो डैम होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो कोई भी रिवर होती है उसका जो नेचुरल फ्लो होता है उसको अफेक्ट करता है। पहली बात ये आपने पहली बात समझी कि जो रिवर है उसके नेचुरल फ्लो को अफेक्ट कर देते हैं डैम, यानी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, हर्डल की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड लीड टू पोरर सेडिमेंट। तो जिससे क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो हमारी रिवर्स होते हैं उसमें बहुत सारे सेडिमेंट बहकर चलते हैं साथ में, है ना, जैसे पानी के साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स फ्लो करते हैं, तो उन सेडिमेंट्स का जो फ्लो होता है ना वो रुक जाता है। एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हमें वहां पर देखने को मिलता है, कहां पर, जहां डैम्स बना दिए जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं क्योंकि पानी के साथ उनका फ्लो जो है रुक चुका है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो डैमिंग है या डैम बना देते हैं वो यहाँ पर जो रिवर है उसके नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करता है। दूसरी बात, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर्स ड्यू टू डैमिंग मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर माइग्रेशन ऑफ एक्वाटिक फोना। किसी भी रिवर के ऊपर जब डैम बनाया जाता है तो वो रिवर जो है फ्रेगमेंट हो जाती है एक तरीके से, है ना, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है रिवर का, जिससे क्या होता है, मतलब जो रिवर है वो दो पार्ट में बट जाती है डैम बनाने की वजह से। तो उससे क्या है, रिवर के अंदर जो भी एक्वाटिक फोना होती है, फोना मतलब जो भी आपके लिविंग क्रिएचर्स हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स वगैरह, तो वो क्या है, अफेक्ट होते हैं उससे, क्योंकि वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं डैम बनाने की वजह से। जब रिवर दो पार्ट में बट जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है, तो जो एक्वेटिक फौना है वो माइग्रेट नहीं कर पाती एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, एग्जांपल टेहरी डैम आंदोलन। ठीक है, तो जब किसी भी रिवर के ऊपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उससे क्या होता है भाई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के लिए उस एरिया में जगह की जरूरत पड़ती है। तो रिवर्स के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं, रिवर्स के आसपास जो कम्युनिटीज रह रही होती हैं, उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, बड़े लेवल पर लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि उनको दूसरी जगह सही से सेटल भी किया जाए, बस उनको वहां से हटा दिया जाता है। वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जैसे टेहरी डैम बन रहा था उस समय पर यहाँ पर आंदोलन भी चलाए गए थे इसी के खिलाफ। ठीक है, तो तीसरी बात हमने समझ ली कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उससे हमारी जो कम्युनिटीज है उनको भी बड़े लेवल पर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, इंटरेस्टेड वॉर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में भी बनते हैं। जैसे क्या होता है कि जो एक रिवर है वो कई स्टेट से होकर गुजरती है, ऐसा तो नहीं है कि एक रिवर एक ही स्टेट में बह रही है, एक से ज्यादा अगर स्टेट्स में वो बह रही है तो क्या होता है, कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। किस चीज को लेके, उसके बनने की कॉस्ट को लेके, एंड जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है उससे होने वाले बेनिफिट के ऊपर यहाँ पर हमें दो स्टेट्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में हमें यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है ये, वो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक स्टेट के बीच में है। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जांपल देकर समझा सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ स्टेट्स के बीच में ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। भाई स्टेट्स के अंदर भी, अंदर कौन रहता है, लोग रहते हैं ना, तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज होते हैं। किस चीज को लेकर, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या जो रिसोर्स है जैसे वाटर है ना, तो उस रिसोर्स के
यूज और उसकी बेनिफिट को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि दिन ब दिन बढ़ते भी चले जा रहे हैं। अगर हम टाइम टू टाइम देखें तो वो चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं एजिटेशन बाई फार्मर इन साबरमती बेसिन इन गुजरात, ठीक है, तो जो है लोगों के द्वारा आंदोलन टाइप किया जाता है इन साबरमती बेसिन इन गुजरात, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये क्वेश्चन जितना पहाड़ जैसा लग रहा था अब वो बिल्कुल नहीं रहा होगा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए अब बिल्कुल ये चीटी जैसा हो गया होगा और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पार्टीज एंड असेसेस द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे रीजनल एंड नेशनल पार्टी के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पूछा गया है, ये बताइए कि कोई स्टेट या रीजनल पार्टी है उसको नेशनल पार्टी बनने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम यहाँ पर बड़े अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलिए मैंने कुछ खास बातें यहाँ पर लिख ली हैं, दोनों के बीच डिफरेंस लेकर हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने नेशनल पार्टी में सबसे पहला पॉइंट जो दिया है, इट इन्फ्लुएंस द होल कंट्री। जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो हमारी जो पूरी कंट्री होती है ना उसको इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उस जो एक नेशनल पार्टी होती है उसका इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इट्स इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड एंड रीजन बेस्ड इन पर्टिकुलर रीजन, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो रीजनल पार्टी होती है इनका जो इन्फ्लुएंस होता है, इनका जो प्रभाव होता है वो पर्टिकुलर रीजन में ही लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नेशनल पार्टी में समझेंगे, इट टेक नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इशूज। जो नेशनल पार्टीज होती हैं यहाँ पर दोनों टाइप के इशूज को हैंडल करती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है। जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो नेशनल लेवल पर पार्टी है, ठीक है, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस पूरी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनको भी वो हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें समझेंगे रीजनल पार्टी में, इट कैन प्रमोट ओनली रीजनल एंड स्टेट इंटरेस्ट और इश्यूज, ठीक है। तो जो स्टेट पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी जिसको हम बोल रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर या तो किसी पर्टिकुलर रीजन के या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के इश्यूज को ही, इंटरेस्ट को ही यहाँ पर हैंडल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं नेशनल पार्टी में, it has to secure at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seat in Lok Sabha। तो इससे यहाँ पर क्या समझ में आता है बच्चों, किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो हम इस थर्ड पॉइंट में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को, रीजनल पार्टी को एटलीस्ट 6% वोट सिक्योर करने होते हैं। जो भी टोटल वोट्स पड़ते हैं, है ना, जो भी टोटल वोट्स यहाँ पर काउंट किए जाते हैं उसमें से 6% वोट यहाँ पर किसी भी रीजनल पार्टी को सिक्योर करने होते हैं लोकसभा इलेक्शन में इन 4 स्टेट्स, ठीक है, एंड 4 सीट यहाँ पर लोकसभा के अंदर इनको कम से कम रिजर्व करनी होती है, तब जाके कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बन पाती है। साथ ही साथ हम रीजनल पार्टी के अंदर समझेंगे कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी पार्टी को एक रीजनल या स्टेट पार्टी बनने के लिए। it has to secure at least 6% of the total votes in an It has to secure at least 6% of the total votes in legislative assembly election of state, ठीक है। तो जो रीजनल पार्टी होती है उसको रीजनल पार्टी मतलब कोई भी एक पार्टी है उसको एक रीजनल पार्टी बनना है या फिर स्टेट पार्टी बनना है, स्टेट लेवल की पार्टी बनना है, तो उसको क्या चीजों की जरूरत रहेगी, उसको 6% एटलीस्ट 6% वोट, जितने भी टोटल वोट पड़ते हैं उसका 6% वोट यहाँ पर इनको सिक्योर करना पड़ेगा इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, एंड एटलीस्ट 2 सीट यहाँ पर स्टेट असेंबली के अंदर, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनको क्या करनी रहेंगी, अपनी रिजर्व करनी रहेंगी, है ना, या सिक्योर करनी रहेंगी। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी से रिलेटेड। रीजनल पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने यहाँ समझाई आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। ये साथ साथ ये पूछा गया था कि दोनों के अंदर डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, आपके बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इसको बड़े अच्छे से तैयार करें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर है,
व्हाट वाज द भूदान ग्रामदान मूवमेंट एंड व्हाई वाज इट कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट था ये क्या था, ये बताना है आपको, ठीक है। और इसको रिवॉल्यूशन क्यों नाम दिया गया, इसको रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ खास बातें यहाँ पर ले ली हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था ना, इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। अब ब्लड लेस रिवॉल्यूशन से यहाँ पर क्या मतलब है बच्चों, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन से मतलब ये है जहाँ पर बिल्कुल भी खून नहीं बहा हो, है ना, किसी के साथ मारपीट ना हुई हो, कुछ दंगे ना हुए हो, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह ब्लड लेस रिवॉल्यूशन था। इसमें नॉन वायलेंस को पूरी तरह सपोर्ट किया गया था, ठीक है। किसी से भी किसी तरीके का लड़ाई दंगा नहीं था, जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं यहाँ पर करवाया गया था। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। अब इसमें हम कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे। अब सबसे पहले हम जब हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो जो हमारा रिवॉल्यूशन था उसे आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। अब दूसरी बात रीजन बताना है इसमें कि भाई स्टार्ट किया क्यों गया था, ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी जो ग्रामदान एंड भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया गया। देखो बच्चों हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हो गया है ना, तो देश आजाद होने से पहले की थोड़ी सी कहानी हम समझते हैं, है ना। तो जब तक हमारा देश आजाद नहीं था तब क्या था, हमारे जो देश है उसमें जमींदारों का सिस्टम चल रहा था, यानी कि जिन लोगों पर जैसे हो सका वैसे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जमीनें लोगों की हड़प ली, है ना। जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे और ज्यादा गरीब होते चले गए, है ना, क्योंकि उनको तो बंधुआ मजदूर बना लिया गया। साहू जो बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, उन्होंने अपने बंदूक की नोक पर या जैसे भी जोर जबरदस्ती करके जो गरीब बेचारे थे, जो किसान वगैरह थे, है ना, उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया, है ना, धोखे से। याद है ना अमरीश पुरी वाली मूवीज, है ना, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया जाता था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कहानी चल रही थी हमारी कंट्री के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती या जैसे भी उन पे उन्होंने उनसे बन पड़ा, उन्होंने जमीन घेर ली, है ना। तो इससे हुआ क्या, जो गरीब लोग हैं उनके पास जमीनें बची नहीं, ठीक है भाई। जैसे जितना हक मुझे इस संसार में जीने का है वैसे ही उन लोगों को भी जीने का है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए ये चीज गांधी जी ने भी सोची थी, उन्होंने विचार किया था, लेकिन गांधी जी की तो मृत्यु हो गई थी, है ना। लेकिन इस चीज को फिर आचार्य विनोबा भावे जी ने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो 1951 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब रीजन यहाँ पर क्या दिया गया, अ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था ये एक नॉन वायलेंट एंड पीसफुल वे था, है ना, एक पीसफुल तरीका था, एक नॉन वायलेंट तरीका था, जिससे कि जो लैंड कंसंट्रेशन है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लैंड कंसंट्रेशन वर्ड से यहाँ पर ये मतलब है बच्चों, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं थी, और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी। तो उसी कंसंट्रेशन को, उसी लैंड कंसंट्रेशन को सॉल्व, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक नॉन वायलेंट एंड पीसफुल वे में किया गया आंदोलन था, ठीक है। It means he wanted to take voluntary gift of land from landlords and donate it to the landless, ठीक है। तो जो आचार्य विनोबा भावे जी थे उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, जो बड़े बड़े लोग थे, जो रिच पीपल थे, है ना, जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें थी, है ना, बहुत बड़े लेवल पर जमीनें जिनके पास थी, उनको उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने किसी को फोर्सफुली नहीं कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि देखिए भैया जितना हक आपका इस संसार में रहने का है उतना ही इन लोगों का भी, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी आपको सहायता करनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, है ना। तो लोगों को ये चीजें समझ में आई कि हाँ भाई हमारे पास तो इतनी सारी जमीन है, हम इसका क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको डोनेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें एक खास बात है, यहाँ पर बोला गया वॉलंटरली गिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। तो जो आचार्य विनोबा भावे थे वो वॉलंटरली गिफ्ट चाहते थे लैंड का, है ना। एक तरीके से वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो बड़े लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो क्या करें, एक तरीके से अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपनी जो जमीन है उसको एक तरह उपहार के रूप में दें, है ना, उनसे फोर्सफुली ना लिया जाए। एंड डोनेट इट टू द लैंडलेस, और वो क्या करें, जो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो लैंडलेस पीपल को क्या करें, उस जमीन को एक उपहार की तरह उनको दें, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, रीजन हमने समझ लिया। बाकी यहाँ मैंने बता दिया था विनोबा भावे जी ने इसको स्टार्ट किया। अब कब स्टार्ट किया वो हम एग्जैक्ट डेट यहाँ पर समझ लेते हैं, 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, फर्स्ट पर्सन हु डोनेट लैंड। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इसी क्रम में जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अपनी लैंड डोनेट करी वो कौन थे, वैदिर रामचंद्र रेड्डी, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जमीन को डोनेट किया, 250 एकड़ जमीन इन्होंने अपनी डोनेट करी इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। अपनी पिताजी की याद में इन्होंने अपनी जो लैंड थी उसको यहाँ पर डोनेट कर दिया, ठीक है। तो पहले पर्सन ये थे, आप नाम याद रखेंगे, किस में आ सकता है, एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वैदिरे रामचंद्र रेड्डी। एंड फर्स्ट पर्सन हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले जो जमीन है वो रिसीव करी, है ना, तो वो यहाँ पर है माई सैया। माई सैया करके ये नाम है, इसको आप याद रखेंगे, जिन्होंने लैंड सबसे पहले रिसीव करी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके सामने अगर तो मुझे लगता है अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको बड़े अच्छे से इसको हैंडल करेंगे और लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आपको लग रहा है कि सर आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। एंड जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, भूदान ग्रामदान आंदोलन की तरह, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो वो जब एसएसटी के सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी फेस हो रही है या किसी क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका फोटो क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करें, ठीक है। मैं उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बना दूंगा और आपके पास सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। इसकी फॉर्म में मैं डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पर करवा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह या मैप से रिलेटेड जो भी वर्क है या जो भी चीजें हैं आपको वहाँ पर सारी मिलती रहेंगी। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।